सूरज की पहली किरणें मिर्जापुर के छोटे से कस्बे कालापुर की धूल भरी सड़कों पर बिखर रही थीं। सुबह के 7 बजे थे और बाजार की गलियों में चाय के ठेलों की भाप और सब्जी बेचने वालों की पुकारें गूंज रही थीं। कालापुर एक साधारण सा कस्बा था, लेकिन इसकी हवा में भ्रष्टाचार की गंध बसी थी। अवैध निर्माण, रिश्वतखोरी और हफ्ता वसूली यहां की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन आज इस कस्बे में कुछ नया होने वाला था। 32 साल की आईएएस अधिकारी अनन्या शर्मा, जो हाल ही में कालापुर की नई एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनी थी, अपनी जीप से उतरी। उनके चेहरे पर सौम्यता थी, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उनके दृढ़ निश्चय को दर्शाती थी। दिल्ली की चमक दमक छोड़कर इस छोटे से कस्बे में आना उनके लिए कोई सजा नहीं था। यह एक मौका था अपने देश को बदलने का, भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ने का। अनन्या का पहला दिन था। उनके छोटे से सरकारी ऑफिस में पुरानी फाइलों की धूल भरी गंध और दीवारों पर टंगे फीके पड़े पोस्टर थे। उनके स्टाफ में एक बुजुर्ग क्लर्क रामलाल, एक चंचल टाइपिस्ट रीना और कुछ अन्य कर्मचारी थे। रामलाल ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, मैडम, यहां सब कुछ सेट है। बड़े लोग सब संभाल लेते हैं। आप नई हैं, जल्दी समझ जाएंगी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रामलाल जी, मैं समझने नहीं बदलने आई हूं। अनन्या ने अपने पहले दिन फाइलों का मुआयना शुरू किया। कालापुर का मार्केट, जो कस्बे का आर्थिक केंद्र था, भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका था। अवैध निर्माण, मिलावटी खाद्यान्न, नकली दवाएं और दुकानदारों से हफ्ता वसूली की शिकायतें रोज आती थीं, लेकिन हर बार फाइलें दबा दी जाती थीं। एक फाइल ने अनन्या का ध्यान खींचा। यह मार्केट के सबसे बड़े व्यापारी रमेश सेठ के अवैध गोदाम से संबंधित थी। गोदाम न सिर्फ गैर कानूनी था, बल्कि उसमें मिलावटी अनाज और नकली दवाएं बेची जा रही थीं, जो लोगों की जान के लिए खतरा थी। अनन्या ने तुरंत अपने ड्राइवर रामू को बुलाया। गाड़ी तैयार करो, मार्केट चलना है। रामलाल ने हैरानी से कहा, मैडम, पहले दिन ही सेठ जी बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पीछे विधायक साहब हैं, थोड़ा सोच लीजिए। अनन्या ने जवाब दिया, सोचने का वक्त होता तो मैं यहां ना होती। चलिए काम शुरू करते हैं। कालापुर का मार्केट एक जीवंत लेकिन अव्यवस्थित जगह थी। तंग गलियों में सब्जी के ठेले, किराने की दुकानें और रंग बिरंगे होर्डिंग्स की भीड़ थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन अनन्या की जीप के रुकते ही हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, एसडीएम मैडम आई हैं। कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर आधे बंद कर लिए, जैसे उन्हें पहले से अंदाजा था कि तूफान आने वाला है। अनन्या सीधे रमेश सेठ के गोदाम पहुंची। गोदाम के बाहर गरीब मजदूर अनाज के बोरे ढो रहे थे। कुछ बोरे फटे हुए थे और उनमें से निकलने वाला अनाज देखकर ही समझ आ रहा था कि वह खाने लायक नहीं था। गोदाम के अंदर रमेश सेठ अपनी कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था, जैसे वह जानता हो कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेठ जी, आपके गोदाम का लाइसेंस दिखाइए, अनन्या ने सख्त लहजे में कहा। रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, मैडम, आप नई हैं, यहां सब सेट है। चाय पीजिए, बात करते हैं। अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे चाय नहीं, जवाब चाहिए। आपके गोदाम से मिलावटी सामान बिक रहा है, यह गैर कानूनी है। रमेश ने अपनी जेब से एक मोटा लिफाफा निकाला और अनन्या की ओर बढ़ाया। मैडम, इसे रख लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अनन्या ने लिफाफा जमीन पर फेंक दिया। सेठ जी, आपने गलत इंसान को चुना, यह गोदाम आज सील होगा। उसी रात अनन्या अपने छोटे से सरकारी क्वार्टर में अकेली बैठी थी। दिन की घटनाएं उनके दिमाग में घूम रही थीं। रमेश सेठ ने गोदाम सील होने से पहले धमकी दी थी, मैडम, आप नहीं जानती, यहां के बड़े बड़े लोग मेरे साथ हैं, आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अनन्या को अपने पिता की बात याद आई, जो एक स्कूल टीचर थे। वे कहा करते थे, बेटी, सच्चाई की राह मुश्किल होती है, लेकिन वही तुम्हें अमर बनाएगी। उनके फोन पर एक मैसेज आया। ये उनकी मां का था। बेटी, सुना है तुमने बड़े सेठ को ललकारा है, डर नहीं लगता? अनन्या ने जवाब लिखा, मां, डर तो लगता है, लेकिन गलत को चुपचाप सहने से बड़ा डर मुझे अपनी अंतरात्मा का है। रात को सोते वक्त
अनन्या को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, मैडम, बहुत होशियारी दिखा रही हो। कालापुर में रहना है तो चुप रहो, वरना। अनन्या ने जवाब दिया, जो करना है कर लीजिए, मैं डरने वाली नहीं। कॉल कट गया, लेकिन उनके दिल में एक हल्का सा डर बैठ गया। फिर भी उन्होंने ठान लिया कि वे पीछे नहीं हटेंगी। अगले दिन अनन्या ने मार्केट में एक जन सुनवाई बुलाई। उन्होंने दुकानदारों, मजदूरों और आम लोगों को बुलाया। कालापुर के पुराने स्कूल के मैदान में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। कुछ उत्सुक थे, कुछ डरे हुए। अनन्या ने माइक संभाला और कहा, मैं यहां आपकी सेवा के लिए हूं, न कि रिश्वत लेने के लिए। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो हम मिलकर इस कस्बे को बदल सकते हैं। उनके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि भीड़ में बैठा एक गरीब दुकानदार श्यामलाल खड़ा हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, सेठ जी हमसे हर महीने हफ्ता वसूलते हैं। हमारी कमाई का आधा हिस्सा उनको जाता है। मेरी बेटी की स्कूल फीस तक नहीं जमा हो पाती। श्यामलाल की बात सुनकर और लोग हिम्मत जुटाने लगे। एक के बाद एक कई दुकानदारों ने भ्रष्टाचार की कहानियां सुनाई। एक बुजुर्ग महिला, माया देवी, ने कहा, मैडम, सेठ जी की दवाएं खाने से मेरा बेटा बीमार पड़ गया, लेकिन हमारी सुनता कौन है। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उन्होंने वादा किया, मैं हर शिकायत की जांच करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। भीड़ ने तालियां बजाईं। यह पहली बार था जब कालापुर के लोगों ने किसी अधिकारी पर इतना भरोसा किया। अनन्या ने रमेश सेठ के गोदाम को सील कर दिया। उन्होंने खाद्यान्न और दवाओं के नमूने टेस्टिंग के लिए भेजे। परिणाम चौंकाने वाले थे। अनाज में कीटनाशक की मिलावट थी और दवाएं पूरी तरह नकली थीं। ये लोगों की जान के लिए खतरनाक था। अनन्या ने तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर रवि सिंह को सेठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। रमेश सेठ के राजनीतिक रसूख थे। स्थानीय विधायक रघुवीर सिंह, जो सेठ का पुराना दोस्त था, ने अनन्या को फोन किया, मैडम, आप नई हैं, थोड़ा समझौता कर लीजिए। सेठ जी इस कस्बे की रीढ़ हैं। अनन्या ने जवाब दिया, माननीय, रीढ़ तो जनता है और मैं जनता के लिए काम करती हूं, न कि किसी सेठ के लिए। अनन्या ने अपने ऑफिस में एक विशेष जांच समिति बनाई। उन्होंने स्थानीय पत्रकारों को भी बुलाया ताकि भ्रष्टाचार की खबरें जनता तक पहुंचे। एक युवा पत्रकार आकाश वर्मा ने अनन्या की कहानी को अपने अखबार में छापा। न्याय की मशाल, कालापुर की नई एसडीएम शीर्षक से छपी खबर ने पूरे जिले में सनसनी मचा दी। रमेश सेठ ने हार नहीं मानी। उसने अपने गुंडों को अनन्या के खिलाफ भड़काया। एक रात जब अनन्या अपने क्वार्टर लौट रही थी, कुछ लोग उनकी जीप के पीछे पड़े। अनन्या ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और गुंडे भाग गए, लेकिन यह घटना उनके लिए एक चेतावनी थी। अगले दिन अनन्या के ऑफिस में एक अनजान व्यक्ति आया। उसने कहा, मैडम, मैं सेठ जी का आदमी हूं। वे कह रहे हैं कि अगर आप रुक गईं तो आपको 10 लाख रुपये मिलेंगे। अनन्या ने गुस्से में जवाब दिया, उन्हें बोलो, मेरी कीमत कोई नहीं लगा सकता। उस व्यक्ति ने चुपचाप सिर झुकाया और चला गया। इधर अनन्या के स्टाफ में भी कुछ लोग उनके खिलाफ थे। रामलाल, जो शुरू में संशय में था, अब अनन्या का समर्थन करने लगा था, लेकिन कुछ अन्य कर्मचारी जो सेठ के पेरोल पर थे, उनकी फाइलें गायब करने की कोशिश कर रहे थे। अनन्या ने इसे भांप लिया और ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। कुछ हफ्तों में अनन्या ने मार्केट में कई सुधार किए। अवैध निर्माण हटाए गए, हफ्ता वसूली बंद हुई और दुकानदारों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान किया गया। अनन्या ने स्थानीय महिलाओं के लिए एक सहकारी समिति शुरू की ताकि वे अपने हस्तशिल्प और खाद्य उत्पाद मार्केट में बेच सकें। एक दिन श्यामलाल अपनी बेटी राधा के साथ अनन्या के ऑफिस आया। राधा ने एक छोटा सा गुलदस्ता अनन्या को देते हुए कहा, मैडम, आपने मेरे पापा को हफ्ते की मार से बचाया। अब मैं स्कूल जा पाऊंगी। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उन्होंने राधा के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम पढ़ाई में जी जान लगा देना। यह कस्बा तुम जैसे बच्चों के भविष्य के लिए है। अनन्या ने मार्केट में एक नया नियम लागू किया। हर दुकानदार को अपने सामान की गुणवत्ता का प्रमाण देना होगा।
उन्होंने खाद्यान्न वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाया ताकि गरीबों को उनका हक मिले। स्थानीय स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर शुरू किए गए ताकि मिलावटी दवाओं का असर कम हो। रमेश सेठ को अब समझ आ गया था कि अनन्या कोई साधारण अधिकारी नहीं है। उसने विधायक रघुवीर सिंह के साथ मिलकर अनन्या का तबादला करवाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और जिला कलेक्टर को पूरी स्थिति से अवगत कराया। कलेक्टर, जो अनन्या की ईमानदारी से प्रभावित थे, ने उनका समर्थन किया। एक दिन अनन्या को सूचना मिली कि सेठ का एक और गोदाम, जो जंगल के पास था, अवैध हथियारों का भंडारण कर रहा था। अनन्या ने पुलिस के साथ छापा मारा। गोदाम में न सिर्फ हथियार बल्कि नकली शराब की बोतलें भी मिली। यह खबर पूरे जिले में फैल गई। रमेश सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया और विधायक रघुवीर सिंह की कुर्सी खतरे में पड़ गई। अनन्या की कहानी कालापुर में आग की तरह फैली। लोग उन्हें न्याय की मशाल कहने लगे। मार्केट, जो कभी भ्रष्टाचार का अड्डा था, अब एक नई ऊर्जा से भर गया था। दुकानदार बिना डर के व्यापार करने लगे और गरीब मजदूरों को उनका हक मिलने लगा। अनन्या ने कालापुर को न सिर्फ भ्रष्टाचार से मुक्त किया बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई। 1 साल बाद अनन्या का तबादला हो गया, लेकिन उनके जाने से पहले कालापुर के लोगों ने उनके लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया। श्यामलाल, माया देवी और सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। राधा ने माइक पर कहा, मैडम, आपने हमें सिखाया कि सच्चाई और हिम्मत से कुछ भी संभव है। अनन्या ने जवाब दिया, यह जीत मेरी नहीं, आप सबकी है। अगर आप एकजुट रहेंगे तो कोई भ्रष्टाचार आपको दबा नहीं सकता। अनन्या की कहानी, हालांकि काल्पनिक, उन असंख्य अधिकारियों से प्रेरित है जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए समाज में बदलाव लाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस, ईमानदारी और जनता का साथ मिले तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं। अनन्या शर्मा का किरदार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बदलाव ला सकते हैं।